हिंदी व्याकरण में आज हम क्रिया का अध्ययन करेंगे और क्रिया में सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। तो जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, सीता पढ़ती है। इसमें सोता है यानी सोना, पढ़ती है पढ़ना, ये क्रिया का बोध करा रहे हैं। राम करता है, सीता करता है। राम सोने का काम कर रहा है, सीता पढ़ने का काम कर रही है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। और उससे आगे हम क्रिया का निर्माण होता है और क्रिया का निर्माण धातु से होता है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है और क्रिया के मूल रूप को अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खाना, बोलना, चलना, हंसना, पढ़ना आदि, ये क्रिया के मूल शब्द हैं। और इन क्रिया शब्दों में खाना, पीना, पढ़, लिख, हंस, ये सब क्रिया के मूल शब्द है। और हिंदी में धातु में आगे हम अध्ययन करते हैं तो हिंदी में धातु में ना लगाने से, हिंदी में धातु में ना लगाने से क्रिया के रूप बन जाते हैं। ना लगाने से क्रिया के रूप बन जाते हैं। क्रिया के रूप बन जाते हैं। जैसे खा जोड़ना बराबर खाना, चल धन ना बराबर चलन आदि। तो हिंदी में मूल धातु के अतिरिक्त संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया का निर्माण होता है। इससे आगे हम क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। तो क्रिया के जो भेद हैं वो दो आधारों पर किए जाते हैं। दो आधारों पर किए जाते हैं। दो आधारों पर क्रिया के भेद किए जाते हैं। एक पहला कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग, रचना और अन्य आधार पर अन्य आधार पर। तो सबसे पहले हम इनमें कर्म के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है कर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त न हो तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे रमा सोती है। तो पहले उदाहरण में सोती है यानी सोना, ये क्रिया है और इसका सीधा प्रभाव कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है।
कर्म इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। बालक दौड़ता है तो बालक दौड़ने का काम कर रहा है, इसका सीधा प्रभाव बालक पे जा रहा है, कर्म के ऊपर नहीं, सीधा कर्ता के ऊपर जा रहा है। उसके बाद अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है पूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक क्रिया, और दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले पूर्ण अकर्मक क्रिया को हम देखते हैं। तो पूर्ण अकर्मक क्रिया में जो क्रिया बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रकट करती है, इसमें कर्ता की जो दशा है, गति है, उसका आने का बोध होता है, उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देवेंद्र हंस रहा है, देवेंद्र हंस रहा है। तो इसमें देवेंद्र है वो हंसने का काम कर रहा है, तो इसमें इसकी अवस्था का पता चल रहा है। दूसरी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी जिन क्रिया की पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी शब्द की आवश्यकता पड़ती है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे महान बहुत तेज निकला। इसमें से अगर हम तेज शब्द को हटा लेते हैं तो महान बहुत निकला, यानी क्रिया है वो अपने आप में पूर्ण नहीं हो रही है, इसलिए यह वाक्य अधूरा सा प्रतीत होगा। और हम तेज लगा देंगे तो यह क्रिया क्रिया प्रकट करेगी। दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे महेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में महेश करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ना क्रिया है। तो पढ़ने का सिद्ध पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? महेश पढ़ता है। तो इसमें पढ़ने का सीधा प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ रहा है और कर्म इसमें पुस्तक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बालक दूध पीता है, बालक दूध पीता है। तो पीने का सीधा प्रभाव दूध पे जा रहा है, तो दूध कौन पी रहा है? बालक पी रहा है। तो कर्म पर पड़ता है सीधा प्रभाव और इसमें कर्ता का कोई महत्व नहीं होता है।